अगर आप पीएलसी, एचएमआई, सर्वो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ढेर सारा नॉलेज चाहते हैं तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड के बारे में और ऑन लोड ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें किसी किस्म के कोई लॉसेस वाक़या नहीं होते, यानी इस ट्रांसफार्मर के अंदर ना ही किस्म का कोई आयरन लॉस होगा, ना ही किसी किस्म का कोई कॉपर लॉस होगा और ना ही जो है इसके अंदर किसी किस्म का लीकेज फ्लक्स होगा। यानी कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो तमाम तरह के लॉसेस से जो है वो पाक होगा। इसके अंदर किसी किस्म का कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होगी, कोर की रिलक्टेंस जो है वो जीरो होगी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो अपनी एफिशिएंसी जो है वो 100% शो करेगा, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। तो क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है वो तमाम तरह के लॉसेस से जो है वो पाक है, इस वजह से ऐसे ट्रांसफार्मर को जो है वो बनाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ट्रांसफार्मर को सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइडियलाइज किया जा सकता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को सिर्फ और सिर्फ जो है वो तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा ट्रांसफार्मर कोई भी नहीं या कोई भी ऐसी मशीन नहीं जिसको सप्लाई दे और उसके अंदर लॉस ना हो। बल्कि जब किसी भी मशीन को या ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है तो उसकी वाइंडिंग के अंदर आयरन लॉसेस होते हैं, कोर के अंदर लॉसेस होते हैं, लीकेज फ्लक्स वाक़या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो ये इन सब लॉसेस के बाद जो पावर बचती है वो जो है आउटपुट पे दस्तयाब होती है। तो इस वजह से क्योंकि हमेशा मशीन के अंदर लॉसेस होते हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो है इसको नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसको हम क्या फर्ज कर रहे हैं कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई लॉस वाक़या नहीं होगा। अब मजीद बात करते हैं, जैसे कि डायग्राम हमारे सामने है। तो अगर हम क्या करें, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दें, तो प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने से इसको वोल्टेज V1 जो है वो मुहैया करने से क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट चलेगी और प्राइमरी वाइंडिंग में करंट चलने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होगा और प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है जिसको N2 से जाहिर किया जा रहा है, जब उसमें EMF पैदा होगी, उसमें जो है वो वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे, उसको जो है वो E2 से जाहिर करेंगे। इसी तरह से जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ही लिंक करेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा हो रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF पैदा हो रही है, जिसको सेकेंडरी EMF कह रहे हैं और इसको E2 से जाहिर करते हैं। सेम सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी फ्लक्स जो है वो लिंक करेगा और प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक करेगा, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं कि अगर किसी कॉइल का फ्लक्स जो है वो उसी कॉइल के साथ लिंक करे तो कहते हैं कि ये सेल्फ इंडक्शन हो रही है। तो इसी तरह प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करने के साथ साथ जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक करेगा, जिसकी वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में भी EMF पैदा होगी। इस प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा होने वाली EMF को सेल्फ इंड्यूस्ड EMF या काउंटर EMF या बैक EMF का नाम दिया जाता है और इस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF या बैक EMF को जो है वो E1 से जाहिर करते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा होती है। तो इस वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में जो पैदा होने वाली बैक EMF है उसको E1 से जाहिर करते हैं, जबकि जो सप्लाई वोल्टेज है जो प्राइमरी वाइंडिंग को मुहैया किए जाते हैं उसको जो है वो V1 से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो है लेंज लॉ की। लेंज लॉ हमें क्या कहता है? लेंज लॉ के मुताबिक कोई भी पैदाशुदा इफेक्ट पैदा करने वाली वजह की मुखालफत करता है। कोई भी पैदाशुदा इफेक्ट पैदा करने वाली वजह की मुखालफत करता है। तो यहाँ पे पैदा होने वाली चीज कौन सी है? यहाँ पे दो चीजें पैदा हो रही हैं, एक सेकेंडरी EMF E2 और दूसरी प्राइमरी EMF जिसको E1 के साथ जाहिर किया जाता है और जिसको काउंटर EMF या जो है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पैदा होने वाली EMF एक तो बैक EMF है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा हो रही है, दूसरी सेकेंडरी EMF E2 है। तो और ये किसकी वजह से पैदा हो रही है? ये प्राइमरी वोल्टेज V1 की वजह से पैदा हो रही है।
क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज V1 मुहैया किए, तो उसकी वजह से ही जो है प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बही, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा हुआ और वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक किया और सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF पैदा हुई, जिसको E2 का नाम दिया या सेकेंडरी EMF कहते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जब प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ही लिंक करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी EMF पैदा होगी, जिसको जो है बैक EMF या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF या काउंटर EMF का नाम देते हैं। तो ये प्राइमरी में पैदा होने वाली EMF या बैक EMF E1 ये भी प्राइमरी वोल्टेज V1 की वजह से पैदा हो रही है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में पैदा होने वाली EMF E2 ये भी प्राइमरी वोल्टेज की वजह से पैदा हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी EMF है और जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है ये प्राइमरी वोल्टेज V1 की क्या करेंगी, मुखालफत करेंगी। ठीक है जी, ये क्या करेंगी, आगे जाके हम इसको जो है वो वेक्टर डायग्राम में भी देखते हैं। जो सबसे राइट हैंड साइड वाली वेक्टर डायग्राम है, यहाँ पे क्या है जी, नीचे की तरफ दो एरो बने हुए हैं। एक रेड कलर से एरो शो हुआ है जहाँ पे E2 लिखा हुआ है, दूसरा ब्लैक कलर से एरो जो है वो शो हुआ है जिसको E1 लिखा हुआ है। तो E1 और E2 ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ये मुखालिफ हैं। कहाँ से, V1 के। V1 क्या थे, सप्लाई वोल्टेज थे जो ट्रांसफार्मर को मुहैया किए थे, और E1 और E2 क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा होने वाली EMFs हैं। तो जो EMFs हैं वो किसकी वजह से पैदा हो रही हैं, वो प्राइमरी वोल्टेज V1 की वजह से पैदा हो रही हैं। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, प्राइमरी वोल्टेज की मुखालफत कर रही हैं। उसके बाद मजीद बात करते हैं, ये तो हमने बात की वोल्टेजेस की वजह की। तो अगर जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट पैदा होगी वो भी बिल्कुल गैर अहम नहीं होगी, जबकि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट पैदा होगी उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कहेंगे, क्योंकि हमने इस ट्रांसफार्मर की बात की है कि ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग की हालत में रहेगा। ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा। आमतौर पर कोई किसी भी मशीन को जब सप्लाई दी जाती है, या हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जब भी किसी ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है प्रैक्टिकली, ठीक है, ये तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, जब प्रैक्टिकली किसी ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट बहती है वो क्या करती है, वो लॉस भी उसकी वजह से होता है, कॉपर लॉस, और कोर के अंदर जो है वो आयरन लॉस, और उसकी वजह से जो है कोर और वाइंडिंग जो है वो मैग्नेटाइज भी होती हैं। तो क्योंकि हम ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कोर को मैग्नेटाइज करेगी, सिर्फ कोर को जो है वो मकनातीस बनाएगी, कोर के अंदर या वाइंडिंग के अंदर जो है वो फ्लक्स पैदा करेगी। ठीक है, बल ना कि वाइंडिंग के अंदर या कोर के अंदर किसी किस्म का लॉस पैदा करे, क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस जो है हमने कहा है कि जीरो है, इसमें किसी किस्म का कोई आयरन लॉस नहीं है, किसी किस्म का कोई कॉपर लॉस नहीं है, तो लॉसेस जीरो हैं। इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट बह रही है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है हम कहेंगे ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, और इसको जो है वो IM से ज़ाहिर करेंगे। IM या डायग्राम के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा, मैं हाईलाइटर के जरिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको IM से ज़ाहिर करेंगे, और ये प्राइमरी वाइंडिंग में गुजरने वाली करंट है, या इसको I म्यू से भी ज़ाहिर करते हैं। तो ये क्या करेगी, प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो है उसको मैग्नेटाइज करेगी, उसके अंदर फ्लक्स पैदा करेगी। तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करेगी, वोल्टेज से जो है वो 90 दर्जे लैग करेगी, और जिस सिमत में जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी उसी सिमत में जो है वो फ्लक्स होगा। तो फ्रेंड्स, मजीद बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। पहले हमने जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात की कि आइडियल ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइडियलाइज किया जा सकता है, सिर्फ तस्वर किया जा सकता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से मुराद ये है कि अगर ट्रांसफार्मर बनाकर उसको सप्लाई दे तो फिर क्या होगा, उसमें जो मामला होगा एक आइडियल ट्रांसफार्मर की निस्बत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आइडियलाइज में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ बातों को आइडियलाइज कर रहे थे, तस्वर कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसा होगा, एक परफेक्ट ट्रांसफार्मर। लेकिन जब प्रैक्टिकली किसी ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है तो सूरत हाल डिफरेंट होती है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में दो कंडीशंस आएंगी। एक है जब ट्रांसफार्मर जो है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड जो है वो नहीं जुड़ा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो ओपन होगी।
तो एक जिसको हम ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड की सूरत में, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड नहीं जुड़ा हुआ, तो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड की सूरत में इसको हम स्टडी करेंगे। जबकि दूसरी इसके अंदर कंडीशन आएगी ट्रांसफार्मर ऑन लोड, यानी कि ट्रांसफार्मर की उस हालत का हम मुतालिया करेंगे जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड जो है वो लगा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड के बारे में, यानी कि ट्रांसफार्मर की उस हालत के बारे में जब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ओपन हो, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जो है वो लोड ना लगा हो। तो क्या करते हैं, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डाले बगैर, लोड लगाए बगैर प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही कम मकदार में करंट बहती है और इसको नो लोड करंट कहते हैं और इसको आई नोड से जाहिर करते हैं। जैसे कि जो है वो स्क्रीन पे मैं हाइलाइटर के जरिए मेंशन कर रहा हूं, इसको जो है वो आई नोड से जाहिर करते हैं। और जो नो लोड करंट है वो बिल्कुल भी गैर अहम नहीं होती, बल्कि ये क्या करती है, प्राइमरी वाइंडिंग में दो काम सर अंजाम देती है। क्या सर अंजाम देती है, एक तो वाइंडिंग और कोर के अंदर लॉसेस पैदा करती है और दूसरा जो है कोर को और वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने क्या कहा था कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कोर को मैग्नेटाइज करेगी, क्योंकि उसके अंदर लॉसेस नहीं होने। ठीक है, हमने क्या कहा था, वो ट्रांसफार्मर जो है वो लॉसेस से पाक है, हमने आइडियलाइज किया था। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट बह रही थी वो सिर्फ और सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज कर रही थी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली तौर पर कोई भी ट्रांसफार्मर जो है उसको लोड डाले बगैर प्राइमरी वाइंडिंग को करंट या सप्लाई मुहैया करेंगे, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो नो लोड करंट होगी वो प्राइमरी वाइंडिंग में जो है लॉसेस भी पैदा करेगी और प्राइमरी वाइंडिंग और कोर को जो है मैग्नेटाइज भी करेगी। तो यानी कि जो नो लोड करंट है वो दो कंपोनेंट्स में जो है वो बटी हुई है। दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक है द नो लोड करंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी कि जो नो लोड करंट है वो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, वो दो काम सर अंजाम दे रही है। एक तो हम कहते हैं रिएक्टिव और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और इसको हम IM से जाहिर करते हैं, आल्सो नाउ एज वाटलेस कंपोनेंट, यानी कि जो IN है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जिसको I म्यू से भी जाहिर करते हैं, ये क्या करती है, नाम से जाहिर है मैग्नेटाइजिंग करंट, ये कोर को वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करेगी, उनको जो है वो मकनातीस बनाएगी, उनमें जो है वो फ्लक्स पैदा करेगी। और दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है जी, एक्टिव और पावर कंपोनेंट, जिसको IW भी कहते हैं, एज नाउ एज वर्किंग कंपोनेंट, IW से जाहिर करते हैं और इसको वर्किंग कंपोनेंट भी कहते हैं। आप स्क्रीन पे जो फार्मूला है, इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि जो नो लोड करंट I नोट है वो क्या है जी, दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक वर्किंग करंट जो क्या करता है, कोर के अंदर और वाइंडिंग के अंदर लॉसेस पैदा करता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जो कि कोर और वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करता है, उसमें फ्लक्स जो है वो पैदा करता है। मजीद इसको डायग्राम से देखते हैं कि जो नो लोड करंट है वो एक तो जो प्राइमरी वोल्टेज है उससे 90 दर्जे से कम दर्जे पर लैग कर रही है, और ये जो नो लोड करंट है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक है जी, जो कि वोल्टेज के बिल्कुल 90 दर्जे पर है, और दूसरा इसका जो है वो वर्किंग कंपोनेंट है। दोनों का जो मजमुआ है, दोनों कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट है वो नो लोड करंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नो लोड करंट है उसके दो अज्जा है, दो अज्जा पर वो मुश्तमिल है, मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि वोल्टेज से 90 दर्जे पर है, और दूसरी क्या है जी, वर्किंग करंट, जिसको आयरन लॉस करंट भी कहते हैं, जो कि वाइंडिंग और कोर के अंदर लॉसेस का बायस बनती है। ठीक है जी, और ये क्या है जी, प्राइमरी वोल्टेज के साथ इन फेज है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमने ट्रांसफार्मर की दो कंडीशंस की बात की थी। एक कंडीशन जिसको हमने ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कहा था, यानी कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर अगर लोड ना लगा हो तो उस सूरत में उसकी स्टडी हमने की है। अभी हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हो तो फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी, उसकी हम बात करने लगेंगे। तो अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हो तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो क्या होगा, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालने से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में भी
करंट जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट चलने की वजह से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर पर जैसे ही लोड डालेंगे तो लोड डालने से जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट है उसमें इजाफा होगा। तो इस वजह से अब प्राइमरी करंट को जो है वो सिर्फ नो लोड करंट नहीं कहेंगे, बल्कि इसको प्राइमरी करंट कहेंगे और इसको I1 से ज़ाहिर करेंगे। आपको याद हो कि जो ट्रांसफार्मर की जब ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड की हमने बात की थी कि जब ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं लगा हुआ, तो उस वक्त हमने क्या बात की थी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत थोड़ी करंट बहेगी और इसको हम नो लोड करंट कहेंगे और इसको I0 से ज़ाहिर करेंगे। लेकिन जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालेंगे तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालने से जो प्राइमरी करंट है उसमें इजाफा हो जाएगा। इसलिए उसको एक तो हम नो लोड करंट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग पे अब लोड लग गया है। ठीक है जी, इस वजह से इसको नो लोड करंट नहीं कह सकते। और दूसरी है क्योंकि इसमें इजाफा हो गया, तो इस वजह से इसको I0 से ज़ाहिर नहीं करेंगे, इसको I1 से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है जी, अब ये करंट क्यों बढ़ेगी इसकी डिटेल में जाते हैं। तो ये करंट कैसे बढ़ेगी, तो क्या होगा, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रांसफार्मर की डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हुआ है और कोर के अंदर 3 तरह के फ्लक्सेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाला फ्लक्स जो है एरो उसके साथ बना हुआ है और इसको मेन फ्लक्स का नाम दिया जा रहा है। इसी तरह उससे नीचे वाला फ्लक्स जो दरमियान में फ्लक्स है उसको फ्लक्स φ2 का नाम दिया जा रहा है। फ्लक्स φ2 से मुराद है तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड जब लगाया जाएगा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर लोड डाला जाएगा तो जाहिर बात है सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट क्लोज होने से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट चलेगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जो है वो फ्लक्स पैदा होगा। तो जो φ2 है, जो कि दरमियान वाली लाइन जो फ्लक्स की है, उसको φ2 से ज़ाहिर किया जा रहा है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स है। जबकि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है जिसको मेन फ्लक्स कहा जा रहा है और इसको φ से ज़ाहिर किया जा रहा है, ये जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो मेन फ्लक्स है φ, और सेकेंडरी को जब लोड से साथ जोड़ेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट चलेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स को φ2 से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह जो सबसे नीचे वाला जो फ्लक्स है जिसको φ2 डैश से ज़ाहिर कर रहे हैं, ये कौन सा फ्लक्स है? जाहिर बात है जब सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा। आप देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स है जो दरमियान वाली लाइन है, जब वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक और करंट पैदा होगी जिसको I2 डैश कहेंगे। नो लोड की सूरत में प्राइमरी वाइंडिंग में करंट क्या थी? I0, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा हो रही थी। इसको पीछे करके देखते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग की करंट थी जब लोड नहीं था लगाया गया तो उस वक्त प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट थी वो क्या थी? I0 थी। और मजीद अगर हम नो ट्रांसफार्मर ऑन लोड में जब बात करें तो I1 जो है वो 2 तरह की करंट्स हैं। एक I0 क्या है? जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे था तो उस वक्त जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बह रही थी वो I0 थी। आप देख सकते हैं जब ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं डाला गया तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो नो लोड करंट है उसको I0 से ज़ाहिर करते हैं और उसकी मकदार क्या है? I0 है। तो उस वक्त जो करंट बह रही थी वो I0 थी। जैसे ही लोड डाला, लोड डालने से क्या हुआ? प्राइमरी वाइंडिंग में करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट चली। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट चलने से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हुआ? फ्लक्स पैदा हुआ और सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो φ2 था उसने क्या किया? प्राइमरी के साथ लिंक किया, तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक और करंट पैदा होगी I2 डैश। अब होगा क्या कि I2 डैश, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूं, I2 डैश और I0, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या कहलाएगा? I1 कहलाएगा। स्क्रीन के ऊपर I1 डैश लिखा हुआ है, ये I1 डैश नहीं है, ये I2 डैश है। ठीक है जी, I2 डैश और I0, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का मजमुआ क्या कहलाएगा? I1 कहलाएगा। ठीक है जी,
तो इस वजह से जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी करंट में इजाफा होगा, क्योंकि आई नोड पहले से चल रही थी और सेकेंडरी पर लोड डालने से सेकेंडरी में क्या हुआ, फ्लक्स पैदा हुआ, उसने प्राइमरी के साथ लिंक किया। प्राइमरी वाइंडिंग में एक और करंट पैदा हुई I2 डैश, और I2 डैश और आई नोड दोनों का रिजल्टेंट I1, प्राइमरी की करंट जो है वो बढ़ गई। तो I2 डैश की वजह से फिर क्या होगा, प्राइमरी में एक और फ्लक्स पैदा होगा। एक पहले से फ्लक्स मौजूद है प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने से, वो क्या है जी, फाई मेन फ्लक्स, और सेकेंडरी का फ्लक्स जब प्राइमरी के साथ लिंक किया तो प्राइमरी में एक और करंट पैदा हुई। पहले आई नोड थी, अब प्राइमरी में एक और करंट पैदा हुई I2 डैश। तो I2 डैश की वजह से प्राइमरी में एक और फ्लक्स पैदा हुआ। मेन फ्लक्स फाई पहले से मौजूद है प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने से, और सेकेंडरी के फ्लक्स की वजह से जब वो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक और करंट पैदा हुई I2 डैश, और प्राइमरी वाइंडिंग में I2 डैश की वजह से एक और फ्लक्स पैदा हुआ φ2 डैश, जो कि तीसरे नंबर से ज़ाहिर हो रहा है, तीसरे नंबर वाली जो लाइन है। तो अब क्या होगा, जो φ2 डैश है और जो φ2 है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिर दोबारा लेंज लॉ की बात कर लेते हैं। लेंज लॉ हमें क्या बताता है, पैदाशुदा इफेक्ट पैदा करने वाली वजह की मुखालफत करता है। तो यहाँ पे जो φ2 डैश है वो किसकी वजह से पैदा हो रहा है, वो φ2 की वजह से पैदा हो रहा है। तो φ2 डैश क्या करेगा, φ2 की मुखालफत करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे के असर को जाया कर देंगे। तो अगर हम देखें राइट हैंड की तरफ जो डायग्राम है, उसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो फिर दोबारा फाई ही बचता है, क्योंकि φ2 डैश और φ2 ये एक दूसरे के असर को क्या करते हैं, जाया करते हैं, और जाया करने के बाद जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ फाई ही बचता है। तो हम राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फ्लक्स फाई ही बचेगा। तो इससे हमें क्या नतीजा होता है कि ट्रांसफार्मर चाहे नो लोड पे हो, नो लोड की सूरत में भी क्या था, फ्लक्स फाई, और चाहे ट्रांसफार्मर पर लोड डाल दिया गया हो तो क्या होता है, उसमें फ्लक्स की मकदार जो है वो बराबर रहती है, उसमें ना इजाफा होता है ना कमी होती है। ठीक है, नो लोड की सूरत में भी फ्लक्स फाई था मेन फ्लक्स, और जब ट्रांसफार्मर पर लोड डाला तब भी फ्लक्स फाई ही रहा। तो उसके फ्लक्स में कोई कमी या ज्यादती नहीं होती। नो लोड पर और लोड पर फ्लक्स की मकदार जो है, फ्लक्स की वैल्यू जो है वो यकसा रहती है। एक चीज ये कि फ्लक्स की वैल्यू यकसा रहती है जब ट्रांसफार्मर पर लोड डालते हैं। उसके बाद दूसरा नतीजा क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर पर लोड डालते हैं तो प्राइमरी करंट जो है वो एकदम से बूस्ट करती है, उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।